Hi guys, I am Vivek Shankar. Today I am starting new chapter, that is chemical reaction. This chapter is very important in board examinations point of view. In this chapter, today I discuss about the chemical reactions, chemical equations, rules for writing word equations and writing the balanced chemical equation and its limitations and improvements in the chemical reaction as well as its important numericals. So guys, let's start the topic now. Guys, chemical reactions इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आपके मोस्टली पूछे जाते हैं वो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि आप केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करोगे। तो गाइस इस चैप्टर में हम लोग बैलेंसिंग के बारे में भी पढ़ेंगे और जो रिएक्शंस होती हैं उनके टाइप्स के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रूल्स फॉर राइटिंग वर्ड्स इक्वेशन क्या होती हैं, साथ ही साथ उसकी जो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के जो रूल्स हैं और जो लिमिटेशंस हैं उन्हीं को इसमें स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स को। गाइस केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? गाइस आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या। सपोज करिए एक या उससे ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं वो बदल जाएं दूसरे नए सब्सटेंस में और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज हो जाए यानी बदल जाए, है ना, जो पहले सब्सटेंस से। इस टाइप की जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाते हैं गाइस? केमिकल रिएक्शन। उसी बेस पे मैंने देखिए थ्योरी भी लिख रखी है, ध्यान दीजिएगा। द प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है गाइस? तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला जो भैया ऐसा प्रोसेस है ना, जिसमें आपके एक या उससे ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं न्यू सब्सटेंस में, हैविंग या बोल सकते हैं हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज या विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग गाइस क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो आपको ये बात पता चल गई भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो आप जाहिर सी बात है आप सिंपल लैंग्वेज में भी जान चुके केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो हाँ बिल्कुल सही है गाइस, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो प्रोसेस होता है किसी भी सब्सटेंस का, एक या दो सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्म हो जाना न्यू सब्सटेंस में हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज और विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, है ना। जो आपके सब्सटेंस है ना पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उनको हम लोग रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो भी देखिए मैंने लिख रखा है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शंस में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसको हम लोग बेटे क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जबकि जो है ना केमिकल रिएक्शन से बनते हैं जो सब्सटेंस हमारे जो जिनकी नई प्रॉपर्टीज है या जो न्यू सब्सटेंस जो बनते हैं उनको हम लोग बेटा प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल के हैं बेस पे जानते हैं। सपोज करिए जिंक के जो आपके पार्टिकल्स हैं अगर वो H2SO4 के पार्टिकल से ट्रीट करने लगे या आपस में रिएक्ट कर जाए यानी जिंक रिएक्ट विद H2SO4 तो बेटा आपका नया सब्सटेंस बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो बेटा जो ये हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट बने हैं इनकी प्रॉपर्टीज है ना आपके रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होगी, है ना गाइस। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट हैं और ये आपके क्या बेटा? रिएक्टेंट है। बेटा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्शन में फॉर्म्ड होते हैं यानी जो बनते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो गाइस इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिंक सल्फेट, इसका नाम है हाइड्रोजन, है ना। आप यहाँ जानते हो ये जिंक मेटल था जिसने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट किया था तो क्या बना दिया? जिंक सल्फेट। तो गाइस आप समझे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और रिएक्टेंट किसे कहते हैं और साथ ही साथ आप प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो आप जान गए भैया रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो भी सब्सटेंस आपकी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट आप ऐसे सब्सटेंस को बोलते हो जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं। तो ऐसे आप क्या बोलते हो बेटा? प्रोडक्ट बोलते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? केमिकल इक्वेशन की। अ केमिकल है ना अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल जो आपकी रिएक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व द फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें आपके इन्वॉल्व रहते हैं है ना रिएक्टेंट के फार्मूले, प्रोडक्ट के फार्मूले एज वेल एज रिएक्शन की कंडीशन भी। ठीक है। सपोज करिए कि मान लीजिए आपके सामने कोई रिएक्शन हो रही है ना, तो रिएक्शन जैसे आपके सामने होगी तो आप उसको कैसे महसूस करोगे या केमिकल इक्वेशन
को आप कैसे पहचानोगे? तो केमिकल जो रिएक्शंस होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट ही करते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, और जाहिर सी बात है कोई भी मेरे पास केमिकल रिएक्शंस होगी तो उसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ जो केमिकल इक्वेशन होती है उनमें जो आपके कह सकते हैं रिएक्टेंट के जो फॉर्मूले होते हैं या प्रोडक्ट के फॉर्मूले होते हैं या फिर रिएक्शन की जो कंडीशन होती है वो इन्वॉल्व होती है। वो क्या होती है बेटा? इन्वॉल्व होती है। सपोज करिए आपका ये जिंक था, है ना, जिंक रिएक्ट विद H2SO4, है ना। अब यहाँ पर मैंने कोई रिएक्शन की कंडीशन लगा दी एट 1 atm प्रेशर और अदर जो भी टेम्परेचर है, तो अगर मैंने ये इन्वॉल्व कर दिया तो ये क्या हो जाएगी बेटा? आपकी रिएक्शन की कंडीशन बोल दी जाएगी उसको, ठीक है। जो भी हमने अभी बोला कि टेम्परेचर इतने पे अगर रिएक्शन कराया जाए या प्रेशर इतने पे रिएक्शन कराया जाए तो रिएक्शन की क्या होगी बेटा? कंडीशंस होंगी। तो जान गए बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपको एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आप जान चुके हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये भी आप जान चुके हैं। बट केमिकल इक्वेशन को आप बहुत सिंपल वे में जानिए। जो केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन होती है, जब हम उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। या हम कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती है अगर हम उसको, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग वर्ड इक्वेशन, है ना। तो कौन कौन, है ना, रूल्स कौन कौन से रूल हैं जो आपके वर्ड इक्वेशन को राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो रूल्स भी जान लीजिए। क्योंकि अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से लिखा जाता है तो आप वो आसानी से समझ जाएंगे। पहला समझिएगा बेटे, है ना, राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे होगे, है ना, तो आप उसको किस तरह से लिखोगे? तो आप जान गए हो कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप उसको रिएक्टेंट के नाम लिखोगे। किसके नाम लिखोगे बेटा? रिएक्टेंट के नाम लिखोगे और उनके बीच में प्लस का साइन लगाओगे। उनके बीच में किसका साइन लगाओगे बेटा? प्लस का साइन लगाओगे। जबकि दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है राइटिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। तो अगर जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम होगा उसे आप राइट हैंड साइड पे लिखोगे और साथ ही साथ उनके बीच में प्लस का साइन का इस्तेमाल करोगे या यूज करोगे। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है पुट द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है? आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो को पुट करना है और उसकी डायरेक्शन, जो एरो का हेड होता है उसको रिएक्शन की डायरेक्शन की तरफ रखना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड हो रही है, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है पुट द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड शुड पॉइंट, है, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। किसकी तरफ हम लोग उसको पॉइंट करेंगे बेटा? प्रोडक्ट्स की तरफ उसको पॉइंट कर देंगे। तो ये बात बेटा आपको समझ में आई कि बेटा कौन कौन से रूल जो होंगे जो हमें याद रखने हैं। कब याद रखना है? जब भी हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिख रहे होंगे। तो केमिकल इक्वेशन लिखते समय हमें 3 रूल याद रखने हैं। कौन कौन से रूल? सुनिएगा बेटा। पहला रूल आपको ये याद रखना है कि जब भी आप किसी रिएक्टेंट के नाम लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे और अगर आपका रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो उनके बिटवीन में क्या करोगे? प्लस का साइन लगाओगे। साथ ही साथ प्रोडक्ट का नाम जो होगा वो आप राइट हैंड साइड पे लिखोगे। अगर आपका प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में आप प्लस का साइन यूज़ करोगे। तीसरा रूल मैंने क्या बताया था? तीसरा रूल मैंने बताया था कि आपको क्या करना है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक, है ना, आपका जो एरो होता है उसको पुट कर देना है और साथ ही साथ जो रिएक्शन की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में उस एरो को क्या करना है आपको? है ना, शिफ्ट कर देना है ना गाइस। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये भी जान चुके हो कि भाई तीनों कंडीशन या तीनों कह सकते रूल आप जान चुके हो। बट आपको ये याद रखना है जो एरो का हेड रहेगा वो आपके प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है गाइस। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा है लेट अस राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, है ना। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसने बताया कि भाई जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आप बताइए मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है बेटा? ये आपके रिएक्टेंट है क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बन क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट को आप कहाँ लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि रिएक्टेंट आपके एक से ज्यादा है तो उनको कैसे लिखोगे? प्लस साइन लगा के लिखोगे। अब आपने क्या किया? एरो को डाल दिया बीच में, है ना। किसके बीच में डाल दिया भैया? ये तो रिएक्टेंट है आपके, ये आपके प्रोडक्ट है, उनके बीच में आपने एरो को डाल दिया। और जो उसका हेड होता है, एरो हेड आपने किसकी तरफ कर रखा है? प्रोडक्ट की तरफ, है ना। तो क्या बना बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो देखिए आपने रिएक्टेंट क्या लिया? जिंक और
सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है, तो आपने क्या किया, जो जिंक और H2SO4 है या सल्फ्यूरिक एसिड है उसके बीच में प्लस साइन यूज़ किया, और जो एरो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपने दिखाया है, शो किया, और साथ ही जो एरो का हेड होता है वो आपने प्रोडक्ट की तरफ कर रखा है, ठीक है। यही इसी रूल को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, सारी जो भी आपको वर्ड इक्वेशन वो आप इसी तरह से लिखेंगे। तो आपका बना क्या प्रोडक्ट में, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आप देखिए प्रोडक्ट भी दो एक से ज़्यादा बने, इसीलिए उनके बीच में कौन सा साइन यूज़ करेंगे, प्लस साइन यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज करिए मेरे पास लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से अगर रिएक्शन करता है तो बनाएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो जाहिर सी बात है जो मेरा लेड नाइट्रेट है और जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों मालिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट है, आपस में ये रिएक्ट करके लेड आयोडाइड यानी प्रोडक्ट आपका जो बना रहे वो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना रहे हैं। तो यानी कि आपका ये तो आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। आप इसके बीच में क्या पुट करोगे, एरो, और जो एरो का हेड होगा वो आपका प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आप समझ गए किस तरह से आपको क्या करना है, रूल्स को याद रखना है और कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं राइटिंग द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यूजिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। यानी हम लोग क्या करेंगे, अब जो स्केलेटन होता है केमिकल इक्वेशन का, उसमें हम लोग केमिकल फार्मूले यूज करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। अभी तक तो हम लोग नाम यूज कर रहे थे, अब नाम की जगह क्या यूज करेंगे, उसके केमिकल फार्मूले यूज करेंगे गाइस। तो आप जान लीजिए, है ना, अ केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक नोटेशन। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो एक सिंबॉलिक नोटेशन होती है, विच यूज द केमिकल फार्मूला, जो कि यूज करी जाती है केमिकल फार्मूला में, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, है ना, इंस्टेड ऑफ वर्ड टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन। तो आपने क्या किया, जो आपके कह सकते थे जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नाम थे, अब आप उसकी जगह क्या लिखोगे, उसके फॉर्मूले लिखोगे, उसको फॉर्मूले से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे, और साथ ही साथ क्या करोगे आप, जो ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी बेटा, आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। बट साथ ही साथ अभी तक तो आप नाम लिख रहे थे, बट आपको नाम की जगह आप क्या लिखोगे, आपने लिखा है ना यहाँ पे प्रोडक्ट इंस्टेंट फॉर द वर्ड रिप्रेजेंटेड आ केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या करोगे, केमिकल जो आपका इक्वेशन होगा, ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें आप क्या करोगे, रिएक्टेंट का फॉर्मूला लिख दोगे, और है ना रिएक्टेंट के फॉर्मूले लिख के प्रोडक्ट के फॉर्मूले लिख दोगे, तो ये बन जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन। क्या बन जाएगा बेटा, आपका केमिकल रिएक्शन। जस्ट लाइक देखिएगा बेटे एग्जांपल के तौर पे, है ना, दिख रहा है, देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया या रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं लिखता तो यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखता तो वो मेरी केमिकल इक्वेशन कहलाती, बट मैंने अब उसको फॉर्मुलेट करके लिख दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया, तो अब ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगी गाइस। तो ये बात समझ में आ गई, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल मैंने बातें क्लियर कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, राइटिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप किसी इक्वेशन को आप बैलेंस किस तरह से कर सकते हो, है ना, तो कैसे आप करोगे उसके बारे में भी जान लीजिए। इन अ केमिकल इक्वेशन वी मस्ट have to equal number of atoms of each element in the reactants and the products। तो पहली बात तो ये जान लीजिए सिंपल सी चीज की, किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपको सबसे पहले जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ आइटम्स होंगे या जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो सेम होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए बेटा, आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ, देखिएगा ये मैंने इस चीज को यहाँ पर लिख भी रखा है, देखिएगा इन द केमिकल इक्वेशन we must have to equal number of atoms of each element in the reactant and the product। this is known as balancing a chemical equation। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, balancing a chemical equation। आपको करना क्या है, आपको reactant और product के जो number of atoms है उसको equal करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं balancing a chemical equation, है ना। क्योंकि आप किसी chemical equation में क्या करोगे, किसी reactant के और product के जो number of atoms है आप उसको equal कर लोगे। जब आप उसको equal करोगे तो वो जो process आपका कहलाएगा वो आपका कहलाएगा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, है ना। अगर मैं बात करूं, है ना, इट इज अ केमिकल इक्वेशन, है ना, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ ईच एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स, है ना। द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटा यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिख दी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हो बराबर होते हैं किसी भी इक्वेशन में, उस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है।
है ना। अब बात करते हैं उनके रूल्स की, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड वाइल द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यदि आपको किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं तो वो याद रखिएगा। तो वो रूल मैंने नीचे लिख रखे हैं, ये रूल मैंने लिख दिए हैं। आप इन्हीं के बेस पे आप क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या कहता है, वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन वन शुड नॉट अल्टर द, है ना, one should not alter the formula of the reactant and the product। तो पहले तो इसका मतलब जान लो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप किसी रिएक्शन को या किसी केमिकल इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करते हो तो कभी भी आप रिएक्टेंट या वो प्रोडक्ट के फॉर्मूले को अल्टर नहीं करोगे, ठीक है। यानी उसका जो केमिकल फार्मूला होता है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ये याद रखिएगा, ये नहीं कि आपका वह कोई आपने केमिकल इक्वेशन लिख रखी है तो उसमें आपने बैलेंस करने के लिए उसका केमिकल फार्मूला ही गड़बड़ कर दिया है ना, अल्टर कर दिया, खराब कर दिया, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। जो केमिकल फार्मूला होता है, जैसे आप देख रहे हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, बट ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ऊपर वाली जैसा कि आप देख रहे हो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब आप इसको बैलेंस करने के चक्कर में इसी का जो फार्मूला होता है इसको अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आपकी जो केमिकल इक्वेशन कहलाएगी वो आपकी केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो बैलेंसिंग नहीं कहलाएगी और वो प्रोडक्ट का फार्मूला भी गलत माना जाएगा या रिएक्टेंट का फार्मूला भी गलत माना जाएगा। सो गाइस, तो पहला रूल आपको अच्छे तरह से याद रखना है, क्योंकि उसने बोला है वाइल द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन वन शुड नॉट अल्टर द formula of the reactants and the products। The formula of the reactants and product must be written in the molecular form and not in the atomic form। तो आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है हमेशा किसके लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, उसका एटॉमिक फार्मूला आप कभी भी नहीं लिखोगे गाइस, ठीक है। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया। पहला रूल आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते समय, है ना, उसके जो प्रोडक्ट के या फिर आपके उसके रिएक्टेंट के जो आपके फॉर्मूले होते हैं उनको अल्टर नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको जो भी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के फॉर्मूले लिखने हैं तो वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने हैं, एटॉमिक फॉर्म में कभी भी नहीं लिखना है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा जो आपका रूल है वो क्या कहता है अप्रोप्रिएट नंबर शुड बी रिटन बिफोर द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना, जस्ट एज वी राइट द कोफिशिएंट एंड द अलजेब्रिक इक्वेशन। उसका कहने का मतलब आपको अप्रोप्रिएट जो नंबर होते हैं वो आपको केमिकल फार्मूले के आगे रखने हैं, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, जैसा कि हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन में करते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, आपको अप्रोप्रिएट नंबर को क्या करना है ना, लिखना है, किसके पहले लिखना है आपको, फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, ठीक है। कैसे लिखना है, जैसे कि आप लोग लिखते हो किसमें, अलजेब्रिक इक्वेशन में, ठीक है बेटा। थर्ड रूल क्या कहता है ना, थर्ड एंड लास्ट रूल क्या कहता है द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर एज कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपको क्या कह रहा है एक केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, जब आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे हो तो विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, आपको कम से कम मतलब छोटा नंबर को आपको क्या करना है, एज अ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के तौर पे आप उसको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े नंबर यूज कर लो, आपको छोटा नंबर यूज करना है एज अ कोफिशिएंट, ठीक है, जो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है बेटा, नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट तो ये आपको समझ में आएगा कि किसी भी रिएक्शन को आप किस तरह से बैलेंस करोगे। अभी मैंने आपको खूब सारे ना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें और अच्छी समझ में आ जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी आती हैं, और जाहिर सी बात है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगी। तो मैं क्या करूँगा, अभी आपको खूब सारे ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा मुझसे हो पाएंगे क्वेश्चन मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, आपको बैलेंस करने का मैथड बताऊंगा, है ना। तो अभी आपको वो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी केमिकल इक्वेशन से आप कौन सी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कन्वे करती है, तो आपको क्या क्या पता चलता है, वो भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई केमिकल इक्वेशन लिखी तो आप उससे क्या क्या आइडिया ले सकते हो, ठीक है, या वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने साथ कन्वे कर रही है जो कि आपको पता लग पा रही है, ठीक है, तो वो भी जान लीजिए। तो इन द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू गिव वाटर, सपोज करिए कि आपका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है, वाटर। तो अब ये जो रिएक्शन है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर रही है वो ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है, पहली इन्फॉर्मेशन जो कन्वे कर रही है वो बोले हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, यानी जब भी हाइड्रोजन
है ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वाटर बनाता है। क्या बनाता है? जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वाटर बनाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटे, ठीक है। तो पहली तो इन्फॉर्मेशन आपको ये पता चल गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या पता चल जाएगी इसी इक्वेशन से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं रिएक्ट करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। तो ये आपकी दूसरी जो इन्फॉर्मेशन जो ये रिएक्शन कन्वे कर रही है वो भी मैंने बताया। अब ये तीसरी कौन सी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है? बोल रहा है 4 पार्ट्स बाई वेट, यानी ये जो आपका हाइड्रोजन का है इसका 4 ग्राम, यानी बोला है ना 4 पार्ट्स ऑफ बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 पार्ट्स, है ना, बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 36 पार्ट्स बाई वेट ऑफ वाटर। उसका कहने का मतलब है जब 4 ग्राम हाइड्रोजन, है ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 36 ग्राम वाटर बनता है। कितना ग्राम बनता है? 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये थर्ड आपको इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, यही रिएक्शन जो कर रही है कन्वे कर रही है आपके, है ना, पास तक पहुंचा दे रही है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है बेटा फोर्थ वाला, है ना, फोर्थ इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रहा है? बोला 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। उसका कहने का मतलब भाई जब 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल्स ऑक्सीजन से क्या करते हैं बेटा, है ना, कंबाइन करते हैं तो 2 मोल्स आपके वाटर बनते हैं। तो आपको ये पता चला ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यही रिएक्शंस जो होती हैं केमिकल रिएक्शन ये अपने साथ कन्वे करती हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट भी समझिएगा, है ना, बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। आप किस तरह से रिएक्शन जो रिएक्टेंट होते हैं उनके मोल्स, है ना, रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तो मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देखिएगा, है ना। तो आपकी जो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन थी, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ये आपका ऊपर ही रहेगा। हाँ, तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन थी वो क्या थी बेटा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यही तो थी, यही तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी। तो आपने क्या बोला था? आपने बोला था भाई 2 मॉलिक्यूल्स, क्या बोला था आपने? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यही तो कन्वे कर रही थी बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आप बताइए जब आपको मॉलिक्यूल्स पता चल गए तो आप आसानी से मोल भी बता सकते हो। इसके कितने मोल है बेटा? 2 मोल। तो 2 मोल हाइड्रोजन कैन कंबाइन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्यों भाई? 2 मोल्स ऑफ वाटर ही तो बना रही है। आप देखिए और क्या क्या आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं आपको मोल्स पता चल गए हैं तो आप मासेस आराम से निकाल सकते हो, 2 मिनट का काम है, क्योंकि आपको पता है ना मोल जो होता है वो इज इक्वल टू होता है गिवन वेट ऑफ सैंपल। इस तरह लिख लो, गिवन वेट ऑफ सैंपल, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सैंपल, मोलर मास और एटॉमिक मास ऑफ सैंपल। तो गाइज ये आपको मैंने 9th में ही पढ़ाया था, आपको याद होगा मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट आपको शायद मैंने लगभग बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा दिया था। इतना कि आपको 9th से तो ज़्यादा ही था, बट थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कम था, बट 9th से तो आपका जो सब्जेक्ट था, ये जो टॉपिक था उससे बहुत ज़्यादा था, तो आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको मोल पता है और आपको मोलर मास पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, वेट ऑफ या मास ऑफ सैंपल निकाल सकते हो। तो आप मास आप निकाल भी सकते हो किस तरह से, अगर आपको मोल पता है तो मोल में आप मोलर मास या उसके एटॉमिक मास का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गाइस आप बताइए इसके कितने मोल है, हाइड्रोजन के तो 2 मोल हैं, इंटू उसका जो मोलर मास होता है हाइड्रोजन का कितना होता है, मोलर मास जो होता है हाइड्रोजन गैस का 2 होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 होता है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा हाइड्रोजन को कितना होगा, 2। इट मीन्स दैट 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन है बेटा। साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी कर सकते हो। ऑक्सीजन कितना मोल है, ऑक्सीजन का तो 1 मोल है, इनटू ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन कितना होगा 32, यानी, है ना। तो आप बता सकते हो बेटा ये 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कितना बता रहा है बेटा। तो आपके इसे कितने मोल है, 2 इंटू वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा, 18, कितना होता है 18, यानी 36 ग्राम आपका वाटर बना रहा है। तो आप मासेस भी कम है ना क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, या इस बेसिस से आप मास को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो बेटा आपका देखो 9 की पढ़ी चीज़ कितनी काम आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको याद भी रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी कन्वे करता है, साथ ही साथ वो भी देख लीजिए। कह रहा है इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व गैसेस, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व गैसेस, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज प्रिडिक्टेड। अगर सपोज करिए वो कह रहा है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं
उनमें गैसेस हैं, तो गैसेस का तो मास नहीं होता, उसका गैसेस का तो वॉल्यूम होता है। तो आप वॉल्यूम को भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करिए आपने गैस के तौर पे इसको वर्क कराया है ना, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, है ना। तो आप बताइए इसका दो वॉल्यूम है, तो इसका एक वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका कितना होगा बेटा, 2 वॉल्यूम होगा। तो आप वॉल्यूम को भी क्या कर सकते हो, आसानी से मेजर कर सकते हो। इतनी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कोई भी केमिकल रिएक्शन कन्वे करती है या अपने साथ, ये उसके अंदर सारी चीज़ें छिपी रहती है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन लिखी बहुत छोटी सी होती है, बट उसमें इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है वो भी देख लीजिए। कितनी टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ आपको, क्योंकि मैं लिमिटेशन तो आपको बाद ही में बताऊंगा जब मैं इन टॉपिकों को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप क्या करिए बेटा, आपको मैंने जो बताया है ना, वो टॉपिक का आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, है ना। जब जैसे ये वीडियो खत्म हो तो आप लिखते लिखते आप क्या कर लीजिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब डालिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको नोट कराता हुआ चलूंगा ताकि आपको चीज़ें बहुत आसान लगे। अब क्या करने जा रहे हो, जितना आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है इस वीडियो में, जितना अभी तक आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, उसी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, या जितने भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता हूँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम मैं अब आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन बेटा कह रहा है राइट द बैलेंस, है ना। क्वेश्चन कह रहा है राइट द बैलेंस, है ना। क्वेश्चन आप देखते हुए चलिएगा, राइट द बैलेंस, है ना, द रिएक्शन, राइट द बैलेंस द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट एंड फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपका पहला उसने क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन कह रहा है राइट द बैलेंस द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम कार्बोनेट एंड फास्फोरिक एसिड। तो आप कह रहा है आप रिएक्शन को बैलेंस करके लिखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, पहला जो क्वेश्चन है मैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको बता दूंगा, फिर मैं आगे क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप खुद पूछोगे या आप खुद समझोगे, आप बाकी मैं चीज़ों को एनालाइज करता चलूंगा, ठीक है गाइज। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाने जा रहा हूं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आपको करना क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको करना है राइट द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है किसका बेटा, रिएक्टेंट का। तो आप पहले लिख लीजिए इसको, इस तरीके से आप लिखोगे, है ना, राइट द फॉर्मूला, है ना, राइट द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स का आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो क्या है बेटा, आपको मैंने 9th क्लास में बताया था कि फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस बोला फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड आपको पता होता है H3PO4। ये आपने फॉर्मूले लिख लिए। आपको अगर फॉर्मूले लिख लिए तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में क्या जाओगे, दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ोगे। तो सेकंड स्टेप आपको क्या बताता है, सेकंड स्टेप बताएगा आपको कि इनके बीच में किस तरह की रिएक्शन होती है या किस तरह से प्रोसेस होते हैं। तो आपको पता है कि व्हेन अ कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ एन एसिड, है ना, टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड CO2। क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट वाटर एंड CO2। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो इस तरीके से, है ना, तो आगे आपको पता रहेगा तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। तो गाइस इस, है ना, इस स्टेप में आप क्या लिखोगे, इस स्टेप में आप लिखोगे व्हेन अ carbonate is treated with an acid, है ना, to produce salt water and CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को इस तरह से लिखो, जब कैल्शियम जो कार्बोनेट होगा वो H3PO4 से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H3PO4 से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा,
कैल्शियम फॉस्फेट का सॉल्ट बनेगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, PO4 का होल ट्वाइस। अब आपको पता होना चाहिए फॉस्फेट के ऊपर -3 आयन होते हैं, कैल्शियम के ऊपर +2 आयन होते हैं, तो मैंने उसको इसी तरह कंबाइन करके लिखा है। इसका क्या नाम है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये तो आपका सॉल्ट बना। साथ ही साथ क्या बनेगा बेटा, वाटर, यानी पानी, वाटर और CO2, है ना। तो ये रिएक्शन होगी आपके स्टेप नंबर सेकंड में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड में आप क्या सीखोगे, स्टेप नंबर थर्ड में आप देखोगे बैलेंस करने के लिए। क्या देखोगे बेटा, बैलेंस करने के लिए। तो थर्ड स्टेप में आप किसको बैलेंस कर लो बेटा, कैल्शियम एटम को बैलेंस कर लो दोनों साइड पे। तो आप लिख सकते हो बैलेंस द, है ना, बैलेंस द कैल्शियम एटम ऑन बोथ साइड। क्या लिख सकते हो, कैल्शियम एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इस तरह से कर सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला जो क्वेश्चन है मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से एनालाइज होने लगे। पहले स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना है, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का आपको फॉर्मूला लिखना है। साथ ही साथ आपको सेकंड स्टेप में ये पता लगाना है कि अगर ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, अब आप रिएक्शन में बैलेंस करोगे एटम्स को, ठीक है। जो भी आपकी रिएक्शन थी उनमें बैलेंस करोगे एटम को। तो ऊपर वाली रिएक्शन लिखो, इसमें कैल्शियम कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पर तो कैल्शियम एक ही है, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे, 3 कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए बराबर होती जाएगी बेटा, है ना, 3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, अब आपका जो भी जैसे प्रोसेस लिखा था वैसे ही पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका कैल्शियम एटम जो हो गया है वो बैलेंस हो चुका है, ठीक है ना। बाकी सब बाद में आप धीरे धीरे स्टेप में उसको कवर करते जाओगे। अब स्टेप 4 में क्या करोगे, स्टेप 4 में आप देखोगे बेटे, है ना, अभी तो आपने कैल्शियम एटम को बैलेंस किया था। अब आप क्या करोगे, फोर्थ में फॉस्फेट जो रेडिकल होता है उसको बैलेंस कर लीजिए, है ना। जो फॉस्फेट रेडिकल है उसको आप क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। फॉस्फेट रेडिकल, है ना, को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। यार ये लिख सकते हो बैलेंस द फॉस्फेट रेडिकल। तो फॉस्फेट रेडिकल को जब बैलेंस करोगे तो यहाँ कितने फॉस्फेट आयन है, 2, यहाँ कितने बेटा 1, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो बन जाएगी आपकी केमिकल इक्वेशन 3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H3PO4 गिव्स Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस CO2। आप देखें, अब आपको पता चला बेटे किस तरह से बैलेंस करना है। एक एक आइटम को स्टेप बाय स्टेप बदलते मतलब करते जाइए। अब मैं ये सारे काम ना एक ही स्टेप में कर सकता था, बट मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को हर एक स्टेप के बारे में पता चल जाए कि हर एक स्टेप में क्या क्या आपको क्या क्या चीज़ें को करना है। अब आप क्या करोगे, जब आप फोर्थ स्टेप कर चुके हो, अब आपका आएगा फिफ्थ स्टेप, है ना। फिफ्थ स्टेप में आप क्या समझोगे, तो फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर लो या ऑक्सीजन एटम को बैलेंस, सॉरी कार्बन एटम को बैलेंस कर लो, तो कार्बन एटम को बैलेंस कर लो यहाँ पर, है ना। बैलेंस द कार्बन एटम, है ना, कार्बन एटम। तो कार्बन एटम इधर कितने बेटे हैं, यहाँ कार्बन एटम है 3, यहाँ कितने बेटा केवल 1, तो यहाँ 3 आगे 3 स्टैचोमेट्री का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3CaCO3 प्लस 2H3PO4, है ना, गिव्स CH3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस 3CO2, है ना। देखो कार्बन एटम भी यहाँ कितने, कार्बन 3 थे, यहाँ पर भी कार्बन 3 है, तो दोनों तरफ आपने बैलेंस कर लिया। अब आपका जो 6 स्टेप होगा, है ना, स्टेप नंबर 6, उसमें आप क्या कर लीजिए, आप बैलेंस कर लीजिए हाइड्रोजन एटम को। किसको बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन एटम को। तो लिख सकते हो बैलेंस द हाइड्रोजन एटम है इन बोथ साइड। हाँ बोथ साइड आप लोग खुद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम कितने हैं 6, यहाँ कितने केवल 2, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि यहाँ भी ये लिखना नहीं, आपको नीचे वाले स्टेप में लिखना, वो लिख गया है पेन से, कोई दिक्कत नहीं। 3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H3PO4 गिव्स Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O प्लस 3O2 CO2, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपने क्या करी, पूरी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिख ली। तो आपकी जो बैलेंस इक्वेशन निकलेगी, जो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन निकलेगी, वो किस तरह से लिखोगे, तो चलिए लिख के दिखाते हैं हम आपको। कैल्शियम कार्बोनेट था ना, 3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H3PO4 गिव्स, क्या था बेटा आपका, Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O प्लस 3CO2। क्लियर हो गया बेटा।
इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हो। तो गाइस आपको समझ में आया किस तरह से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आपने देखा इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब क्या करूंगा, मैं आपको धीरे 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 स्टेप आपके बहुत शॉर्ट करता जाऊंगा, और एक समय ऐसा स्टेप ला के खड़ा कर दूंगा कि आप एक रिएक्शन लिखोगे, उसी में सारे आइटम को आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। जो क्वेश्चन है नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये सब आपको लिखने हैं गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका कह रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एथेन एंड ऑक्सीजन एंड बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए बेटा, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन ethane and oxygen and balance the chemical equation ठीक है बेटा, शॉर्ट में इक्वेशन लिख दिया। अब आपको इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करोगे वो देखिएगा बेटे। तो आपका काम क्या है, सबसे पहला आपका काम है स्टेप नंबर फर्स्ट पे जाना। स्टेप फर्स्ट पे जाके आप क्या लिखोगे, अब आपको स्टेप फर्स्ट पे जाके क्या देखना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में जाके आपको क्या देखना है बेटा, सबसे पहले आपको लिखना है आपके रिएक्टेंट का फार्मूला। रिएक्टेंट का फार्मूला, एथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 प्लस ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, आपने रिएक्टेंट का फार्मूला लिख लेंगे। स्टेप 2 में क्या जाएंगे बेटा, जब भी आप स्टेप 2 में पहुंचेंगे तो आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में कैसी रिएक्शन होगी। तो इन दोनों के बीच में बेटा कंबशन रिएक्शन होने वाली है, और कंबशन रिएक्शन होने पे आपका CO2 और H2O इवॉल्व होता है। तो आप लिख लीजिए रिएक्शन। तो आपका C2H6 प्लस O2 क्या बनाएगा बेटा, CO2 प्लस H2O। ये प्रोडक्ट आपके बनने हैं। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप से आप क्या करोगे, बैलेंसिंग को स्टार्ट करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपके कार्बन आइटम है आप उसको क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। तो कार्बन आइटम यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पर आप जो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, दूसरी मैंने यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा C2H6O2 प्लस 2CO2। ठीक है बेटा, प्लस H2O। तो आप यहाँ पर चाहे तो व्हाइटनर लगा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ 2 आप नहीं लिखोगे, नीचे वाली स्टेप में लिखोगे। ठीक है, ठीक है, आप नीचे वाली स्टेप में C2 लिखोगे, थर्ड स्टेप में। ठीक है, बट अभी आपको मैं धीरे धीरे, मैंने बोला ना आपको स्टेप में बहुत कम कर दूंगा और धीरे धीरे एक ही स्टेप में आपको रिएक्शन को बैलेंस कराऊंगा, तो वो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा आने में, बट आप फोर्थ स्टेप में पहुंचोगे। स्टेप नंबर 4 में आप क्या देखोगे, स्टेप नंबर 4 में आपने पहले कार्बन आइटम को बैलेंस कर रखा है। अब आप क्या कर दीजिए बेटा, हाइड्रोजन आइटम को जरा बैलेंस करिए। ठीक है, किसको आइटम को बैलेंस करिए, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस कर लीजिए। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन आइटम यहाँ कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो C2H6 प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O हो गया ना बेटा। 6 हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर भी हो गए, 6 हाइड्रोजन आइटम यहाँ हो गए। अब फाइनली जो आपका है ना स्टेप नंबर 5 होगा, उसमें आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो गाइस आप देखिए राइट हैंड साइड पे आपका ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इधर हैं और 4 इधर हैं। तो इधर है 7 और इधर है बेटा 2। तो आपको 7 के बराबर रखने हैं, है ना। तो आप किस तरह से रिएक्शन को कर सकते हो, तो आप इसको 7 होने चाहिए यहाँ पर भी और 7 यहाँ पर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर 7 करने के लिए क्या करोगे बेटा, 7/2 कर दीजिए, तो आपका आसान हो जाएगा। C2H6 प्लस 7/2 O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस 3H2O। तो देखिए आपने बैलेंस किया, अब आपकी क्या होगी, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपके 7 है, यहाँ तो आपके 7 है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब आपको अगर बहुत इसको और सिंप्लीफाई वर्जन में लिखना है ना, या कह सकते हैं, तो आप क्या करिए, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 2C2H6 प्लस 7O2 टू गिव, है ना, 4CO2 प्लस 6H2O। तो गाइस ये आपकी क्या निकल गई,
है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकल के आई। ये भी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, बट आपने यहाँ पर ये फ्रैक्शनल वैल्यू लिख रखी थी। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लिखनी तो जो उसका डोमिनेटर हो उसी से आप पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एक इंटीजर में रिएक्शन निकल के आ जाएगी। तो गाइस आपको देखा आपने कितने जल्दी से आपने क्या करा, पहले आपका पहला क्वेश्चन बहुत देर में हुआ था, सेकंड क्वेश्चन देखो और जल्दी हो गया, थर्ड इससे जल्दी होगा, है ना, फोर्थ और इससे जल्दी हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगी आपको रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करना है। अब आपको के लिए जो क्वेश्चन है जो आपको घर से करने हैं, आपको क्या करना है, C2H2 प्लस O2, है ना, और साथ में H2O और CO2 निकलेगा, तो आप इसको बैलेंस करिए। दूसरी जो आपकी रिएक्शन है वो मैं दे रहा हूँ C3H8 प्लस O2, आप इसको बैलेंस करिए H2O और CO2। अब जो आपकी थर्ड जो रिएक्शन है वो आपकी C4H10 प्लस O2 गिव H2O प्लस CO2, है ना। फोर्थ जो आपकी क्वेश्चन है वो है आपका C5H12 प्लस O2 गिव H2O प्लस CO2। तो गाइस आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको मुझे घर से करके दिखाने हैं, ठीक है। तो आप कैसे दिखाओगे, इस तरह से आप क्वेश्चन को करो कि बैलेंस, आपको रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाना है। मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों लिख दिए हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयरन थर्ड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड बैलेंस द रिएक्शन। तो बोल रहा है आयरन थर्ड और हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको इक्वेशन भी लिखनी है, साथ ही साथ उसको बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप आप क्या करिए, अब आप खुद लिखिएगा, बट अब मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के चीजों को सोचने का मौका दे रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेप बाय फर्स्ट में आप क्या लिखते थे, आप स्टेप बाय फर्स्ट में लिखते थे कि आपका रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो रिएक्टेंट का फॉर्मूला होगा FeOH का होल थ्राइस, क्योंकि आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड बोला है तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर बेटा कितना आयन होता है, -1, और आयरन थर्ड के ऊपर होता है +3। तो आपको पता है 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ और 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, एक तो लिखा नहीं आता, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, FeOH का होल थ्राइस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, H2SO4 लिख लिया बेटे। तो आप बताइए आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। सेकंड स्टेप में आपको ये पता लगाना होता है, सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, इन दोनों को पता लगाते हो, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। तो आपको पता है जब भी कोई भी हाइड्रोक्साइड किसी भी एसिड से रिएक्शन करती है, यानी कि ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, सॉल्ट प्लस वाटर तो आपका बनना ही बनना है। तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा Fe, है ना, Fe2SO4 का होल थ्राइस, है ना, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर, है ना, ये तो बनना ही बना, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपका फेरिक सल्फेट है ना, इसका क्या नाम है बेटा, फेरिक सल्फेट। तो आप लिख भी सकते हो फेरिक सल्फेट, ठीक है बेटा, और ये तो वाटर ही आप जानते हो। अब आप खुद समझिएगा कि आपके यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 स्टेप इसी रिएक्शन में कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, पहले आयरन एटम को बैलेंस कर लीजिए, फिर साथ ही साथ आप किसको बैलेंस कर लीजिए, सल्फेट आयन को बैलेंस कर लीजिए, फिर हाइड्रोजन आयन को बैलेंस कर लीजिए या एटम को बैलेंस कर लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आयरन को बैलेंस करते हैं। यहाँ आयरन कितने बेटा, 2 हैं, यहाँ कितना है बेटा, 1 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ आयरन का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ सल्फेट आयन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर सल्फेट रेडिकल कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 3H2SO4, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना बेटा आपका है, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब देखिए बेटा हाइड्रोजन एटम यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पर है ना कितने बेटा, 3 है, यानी 3 दूनी 6 है, और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आपको 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी 3H2O। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की भी आपका बैलेंस हो चुका है, आयरन एटम भी बैलेंस हो चुका है, सल्फेट एटम भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो गाइस ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर आपके ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन है यहाँ पर आपके, देख रहे हो कितने ऑक्सीजन आइटम है, यहाँ पर 6 है, क्योंकि 3 तो ये 3 दूनी 6 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन आइटम अभी कितने बेटा, केवल और केवल 3 है, मगर हाइड्रोजन आइटम कितने बेटा, 6 हाइड्रोजन आइटम कंप्लीट हो चुके हैं, 6 हाइड्रोजन आइटम क्या हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी आपने ये वाले हाइड्रोजन आइटम को अभी नहीं जोड़ा है, ये भी तो 6 हैं, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12, 12 का मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आइटम होंगे, 12, है ना। तो आप 6 का क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि बेटा 3 दूनी 6
और 3 दूनी 6, यानी 6 दूनी 12, तो आपके हाइड्रोजन है। देखो 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 6, देखो 3 दूनी 6, तो 6 ऑक्सीजन भी है। तो आपकी क्या होगी, पूरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। इस तरह से आपने देखा रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, बहुत सारा लगाना। अब देखिए आपको मैं क्या करूँगा, एक ही स्टेप में सारी चीज़ें कराऊंगा। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा था कि आप बिल्कुल नए थे इस टॉपिक की वजह से, आप थोड़ा सा फैमिलियर होते जाओगे तो और बहुत एक एक कह सकता हूँ एक ही रिएक्शन में मैं सारे आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो पहले मैं लिख लेता हूं, है ना, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस क्या है बेटा, ए में उसने दे रखा है, बोला हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पर लिख रहा है उसने, है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, है ना, टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बेटे, दूसरे में क्या बोला है, कह रहा है सोडियम प्लस वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने फॉर्मूला लिखा था, मैंने नाम लिखना है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन टू गिव, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, इनको आपको क्या करना है, पहले बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप इसको किस तरह बैलेंस करोगे, तो पहले ए वाले को देख लीजिए, बोला हाइड्रोजन, तो आपको पता है बैलेंस करते समय आपको जब भी आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हो, एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखते हो। तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन मतलब H2 गैस, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन भी आपका आ जाएगा Cl2। तो आप इसको जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 का आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ क्लोरीन भी 2 थे, 2 आपको रिएक्शन बैलेंस होगी। देखा, एक ही स्टेप में रिएक्शन बैलेंस होगी। दूसरा देखिएगा बेटा, दूसरा क्या रहता है, बोला था सोडियम, है ना, सोडियम होता है Na प्लस वाटर से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आप बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पर तो आपका 2 ही है, तो आपको पहले इसको बैलेंस करना है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपके हो गए 4, कितने हो गए हाइड्रोजन 4। अब यहाँ पर 2 तो आपके यहाँ पर निकल गए, अब 2 यहाँ हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 के लिए आप यहाँ पर 2 कर लिए, तो 2 Na यहाँ पर बढ़ गए, तो 2 Na यहाँ पर भी कर लीजिए। देखिए बैलेंस हो गई रिएक्शन, 2 Na 4H2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, सी में क्या है बेटा, बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मैग्नीशियम बनेगा। ये पहले से ही कंप्लीट है क्योंकि मैग्नीशियम भी एक है, मैग्नीशियम इधर भी एक है एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ कार्बन का एक एटम, यहाँ कार्बन का एक एटम है। तो ये पहले से रिएक्शन बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, एक एक चीज देखिए, मैंने अब एक एक स्टेप में करने लगा। कहाँ मैं क्या कर रहा था, पूरे एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन हो रहा था, अब क्या हो रहा है बेटा, एक लाइन में एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप धीरे धीरे चीजों को और एनालाइज करोगे तो और छोटे से छोटा होने लगेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, राइट द बैलेंस इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। उसने कहा भैया आपको रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, साथ में उसकी स्टेट भी आपको शो करनी है ना। पहला बोल रहा है आयरन फिलिंग रिएक्ट विथ स्टीम टू प्रोड्यूस सॉलिड, है ना, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन को तो बैलेंस करना है, साथ ही साथ आप उसकी स्टेट को भी लिखना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आंसर नंबर ए का। ठीक है, तो ए में क्या है, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप किससे रिएक्ट करा रहे हो बेटा, स्टीम से।
स्टीम का मतलब जब वाटर होगा वो गैसेस स्टेट में होगा, ठीक है। जब आप रिएक्ट करा रहे होगे तो क्या बनना है बेटा, आयरन ऑक्साइड, क्या बनना है, आयरन ऑक्साइड एफ, है ना, आयरन ऑक्साइड का मतलब Fe2O3 बन रहा है। साथ ही साथ क्या बन रहा है बेटा, आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस है तो आप गैस लिखिए, साथ में ये सॉलिड है तो आगे सॉलिड भी लिख दीजिए, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। सो गाइस, तो आपको पता चल गया, आपने रिएक्शन को पूरी लिख रखी है, उसके स्टेट के साथ आप क्या करो, उसको बैलेंस कर लो। तो आप बताइए यहाँ आयरन कितने हैं बेटे, तो यहाँ आपके आयरन कितने बेटा, 2 हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आयरन आपके कितने होंगे, 2 होंगे। अब बताइए बेटे, आपने यहाँ पर आयरन को बैलेंस कर लिया, आप किसको बैलेंस कर लीजिए बेटा, आप बैलेंस कर लिए ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन कितने बेटा, 3 है ना। यहाँ पर कितने बेटा, केवल 1 है। यहाँ पर कितना बेटा, ऑक्सीजन केवल 1 है, तो यहाँ पर 3 कर लिए, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ कितना हाइड्रोजन निकलने, केवल 2, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। तो बेटा इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन को एक ही स्टेप में आप बैलेंस करके कंप्लीट कर सकते हो। साथ में आपने उसकी स्टेट भी मेंशन कर रखी है, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, बी का आंसर देखिएगा बेटा। बी आंसर क्या बोल रहा है, कह रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जानते हो ना, NaOH, और सॉल्यूशन बोला यानी कि मतलब वो लिक्विड स्टेट में है। किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से, ये भी किस में बेटा, लिक्विड स्टेट में। और क्या बन रहा है बेटा, NaCl, है ना। NaCl क्या बनना है देखना, है ना, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सोडियम जो क्लोराइड बनता है वो सॉलिड होता है, और साथ में जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। बट सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व होगा तो आयनिक फॉर्म में होता है, इसलिए एक्वस भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, AQ भी लिख सकते हो। अब देखिए ये पहले से ही बैलेंस है, एक Na, है ना। H आपके कितने, 2 H है, ऑक्सीजन 1 है ना। अब Cl 1 है, तो ये पहले से रिएक्शन बैलेंस है, तो आपको इसको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको क्या लिखना है बेटा, स्टेट लिखनी है, ठीक है। तो NaCl आप समझ गए ना, NaCl को आप, है ना, अगर आप उसको वेपर फॉर्म उसमें ले आओगे सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में आपको जब देखोगे, जब उसमें सोल्यूशन में नहीं डिजॉल्व करोगे या सॉल्वेंट में नहीं डिजॉल्व करोगे इसको, तब तक तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। बट जैसे ही इस वाटर में, क्योंकि वाटर में ये आसानी से डिजॉल्व होता है, तो इसकी कौन सी स्टेट होगी बेटा, एक्वस। कौन सी स्टेट होगी बेटा, एक्वस, AQ लिखा मैंने, ठीक है। इसीलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है गाइस। बेटा नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है बैलेंस द फॉलोइंग, बैलेंस द फॉलोइंग, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। उसने बोल रखा है, ए जो बैलेंस इक्वेशन दे रखी है वो दे रखा है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गेट, है ना, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा जो बोल रहा है, कह रहा है NaOH रिएक्ट विथ H2SO4 टू फॉर्म Na2SO4 प्लस वाटर। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है NaCl रिएक्ट विथ AgNO3 टू फॉर्म NaNO3 प्लस, है ना, NaNO3 वन ही रहेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लो बेटा, NaNO3 प्लस क्या निकलेगा बेटा, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। एंड जो फोर्थ बोल रहा है वो क्या कह रहा है, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 टू फॉर्म बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl, क्या है, HCl। तो आपको कह रहा है इसको बैलेंस करिए, तो आपका बैलेंस करना बहुत सारा है, कैसे बैलेंस करेंगे देखिएगा बेटा, सोल्यूशन, है ना। अब ए का सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, HNO3, है ना, जब भी रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा और H2 बनाएगा। आप बताइए यहाँ नाइट्रेट कितने हैं, नाइट्रेट तो यहाँ 2 है, यहाँ कितने, 1 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 कर लीजिए, 2HNO3 प्लस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सेम ही रहेगा, कैल्शियम उधर एक ही है बेटे, है ना। तो ये कितना बना बेटा, एक ही कैल्शियम नाइट्रेट बन गया आपका मॉलिक्यूल। प्लस आप देखिए बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी 4 हाइड्रोजन है, और जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख दीजिए। तो देखिए पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, एक स्टेप में पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको रीड करना है और तुरंत आंसर देना है, ठीक है। आप आसानी से एक एक स्टेप में रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। बी को देख लीजिएगा बेटा, बी की बात करूं तो NaOH अगर H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा बेटा, आप देखो यहाँ कितने Na हैं बेटा, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 NaOH लिख लीजिए, प्लस H2SO4 सल्फेट तो एक ही, तो यहाँ पर एक ही रहेगा H2SO4, ठीक है बेटा। साथ में क्या बन रहा था, Na2SO4 प्लस यहाँ पर देखिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकले थे, एक, जबकि निकलने यहाँ हाइड्रोजन कितने बेटा, यहाँ हाइड्रोजन होगा 2, ये हाइड्रोजन 2, ये 4, यानी मतलब 2 H2O
निकल रहा है। क्लियर होगा, ये भी बैलेंस हो गई। सी देखिए, सी तो पहले से ही बैलेंस है क्योंकि बेटा एक क्लोरीन है एक सोडियम है, तो एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, आप देख रहे हो, तो ये पहले से ही बैलेंस है। सिल्वर भी एक है, नाइट्रेट भी एक है, तो पहले से बैलेंस है। जैसे लिखिए वैसे ही इसको लिख दीजिए, AgNO3 टू गिव, है ना, NaNO3। NaNO3 को बोलते पता है क्या है, सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं बेटा। इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड बना। ठीक है, अब डी को देखिएगा, डी क्या आपका था, बैरियम क्लोराइड H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो आप बताइए, यहाँ पर जो आपका बैरियम भी एक है, सल्फेट भी एक है, तो यानी ये तो बिल्कुल सेम रहेंगे, इनमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला। तो BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स क्या बना रहा है, बैरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस HCl। आप बताइए क्लोरीन कितने, दो, यहाँ कितने, एक है, तो यहाँ दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए। क्लियर हो गया, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसको आप, या जितने भी आपकी केमिकल इक्वेशन है उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो आप गाइस आपने क्या देखा, धीरे धीरे आप जो क्वेश्चंस को देख रहे हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो थे, आपने एक एक लाइन में आपने क्या कर दिया, उनको आंसर कर दिया। आप क्या करेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा क्या है, देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, दिख रहा है आपको, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको नीचे दी गई जो रिएक्शंस है उनको बैलेंस करके लिखना है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, कहला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, है ना, टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप जानते हो पहले का अगर आंसर आप दोगे तो हाइड्रोजन मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 प्लस क्लोरीन जो होता है Cl2 के फॉर्म में होगा, और ये क्या बनाएगा, HCl मतलब HCl। आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखा, 1 मिनट का काम भी नहीं था। ठीक है, दूसरा देखिए बोला बैरियम क्लोराइड, है ना, और एल्युमिनियम सल्फेट। तो पहले इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको लिए दिक्कत होगी। BaCl2 होता है बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है बैरियम सल्फेट बना रहा है, और साथ ही साथ क्या दे रहा है बेटा, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या दे रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आपने इनके फॉर्मूला बना लिए। अब देखिए इनको बैलेंस कर लीजिए। तो गाइस जब आप इनको बैलेंस करेंगे तो आप खुद सोचिए, यहाँ बेरिलियम कितना है बेटा, है ना, यहाँ बेरिलियम 1 है, यहाँ बेरिलियम 1 है, ठीक है। यहाँ सल्फेट आयन कितना है, यहाँ सल्फेट आयन 3 है, तो यहाँ सल्फेट आयन कितना, 1, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराइए। आप किसका मल्टीप्लाई कराइए, 3 का मल्टीप्लाई कराइए। अब 3 का मल्टीप्लाई कराए तो बोरा ये कितना होगा बेटा, बैरियम भी 3 होगा, तो मतलब यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा बेटे। ठीक है, तो बैरियम भी 3 हो गए, यहाँ एटम, यहाँ बैरियम भी 3 हो गए। साथ ही साथ यहाँ सल्फेट आयन 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर भी सल्फेट आयन 3 है। तो गाइस अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 6, यहाँ एल्युमिनियम कितने, 2, तो यहाँ एल्युमिनियम भी 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी क्लोरीन 6 हो गए। देखिए बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। देखिए इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप केवल क्वेश्चन नंबर 8 डाल रहा हूँ, आप क्वेश्चन डाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राइट आ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। किसके साथ बोल रहा है, स्टेट सिंबल के साथ बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या बोल रहा है, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो गाइस आप क्या करोगे, आपसे कह रहा है, बोला सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, मतलब बैरियम क्लोराइड का आपके पास क्या बेटा, फाइनली आपके पास बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो आप लिख सकते हो BaCl2 सोल्यूशन है तो लिक्विड स्टेट में होगा, प्लस स्टेट मेंशन करनी है सिंबलिक फॉर्म में। साथ ही साथ सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बोल रहा है ना, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है वाटर में, तो सोडियम सल्फेट जो हो गया ये भी आपका लिक्विड यानी एक्वस फॉर्म में होगा। आप एक्वस या लिक्विड लिख लीजिए, यानी एक्वस ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, तो आप एक्वस को प्रेफर करिए। क्या बना रहा है बेटा, बैरियम
सल्फेट बना रहा है जो कि इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल को हम लोग पीपीटी बोलते हैं, मतलब प्रिसिपिटेट बोलते हैं। प्रिसिपिटेट होगा, ये घुलेगा या सॉल्युबल नहीं होगा। साथ ही साथ क्या बनेगा बेटा आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर 2 मोल मैंने क्यों बनाया, यहाँ पर 2 मोल सोडियम थे, यानी 2 आइटम सोडियम के, तो यहाँ पर भी 2 आइटम सोडियम के होंगे। तो यहाँ क्लोरीन 2 थे, यहाँ 2 क्लोरीन हो गए। तो यानी इस तरह से क्या हो गई, एक ही स्टेप में आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई बेटा, सॉल्व हो गई। आप इस तरह से पूरी रिएक्शन को एक ही बार में सॉल्व करके लिख सकते हो। ठीक है बेटा। आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं आप, सबसे पहले स्टेप में आप करते हैं वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरे स्टेप में आप स्कल्टन लिखते हैं, यानी फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं। थर्ड स्टेप में आप उसको बैलेंस करते हैं, है ना, एक बार, फिर पहले सोडियम आइटम को बैलेंस करते हैं, फिर एक बार क्लोरीन आइटम को बैलेंस करते हैं, फिर फाइनली उसकी स्टेट वगैरह सब लिखते हैं, है ना। तो इस तरह आप 5 स्टेट में या 5 स्टेप में आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं। वही रिएक्शंस को या वही इक्वेशंस को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट कर दिया। कितने स्टेप में कंप्लीट कर दिया बेटे, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट कर दिया। आप देखिएगा मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बोल रहा राइट, है ना, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। आपको नीचे दी गई रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। पहली रिएक्शन क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और बना क्या रहा है बेटा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, है ना, वाटर क्या होता है H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। बी क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है जिंक, है ना, रिएक्ट कर रहा है आपका, है ना, सिल्वर नाइट्रेट से, और बना रहा है जिंक नाइट्रेट, है ना, क्या बना रहा है बेटा, जिंक नाइट्रेट प्लस, और आपका जो भी है ना सिल्वर जिंक नाइट्रेट बना रहा है, और जो आपका सिल्वर क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट हो रहा है, सिल्वर प्रिसिपिटेट हो रहा है, पीपीटी मिल रहा है आपको, यानी सिल्वर लिख के पीपीटी इस तरह बनाना है आपको। सी का अगर बात करूं तो सी क्या आपको लेड बोल रहा है, लेड अगर रिएक्ट करेगा बेटा कॉपर क्लोराइड से, तो कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, है ना, तो ये क्या बना रहा होगा, लेड क्लोराइड, है ना, क्या बना रहा होगा, लेड क्लोराइड, और कॉपर क्या हो रहा होगा बेटा, प्रिसिपिटेट हो रहा होगा। इसी तरीके से जो डी बोल रहा है, डी वाला क्या बोल रहा है, कह रहा है बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, जैसे अपने ऊपर लिखा था Na2SO4 गिव्स क्या दे रहा है बेटा, बैरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस NaCl, क्या दे रहा है, NaCl। कह रहा है इनको बैलेंस कर दीजिए, क्या कर रहा है, करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है भैया इनको बैलेंस करके आप लिख दीजिए। तो आप बताइए इनको बैलेंस करके लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। पहली रिएक्शन में आपको बैलेंस क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि क्या सारी चीजें बैलेंस है। यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चलिए कैल्शियम आइटम तो बैलेंस है। कार्बन आइटम को देखिए, कार्बन आइटम 1 है, कार्बन आइटम 1 है, बैलेंस है। अच्छा आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन आइटम कितने, यहाँ हाइड्रोजन आइटम 2 है, यहाँ कितना हाइड्रोजन आइटम है, 2 हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आइटम है। या ऑक्सीजन आइटम कितने, यहाँ पर ऑक्सीजन आइटम 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आइटम भी 4 है, यानी पहले से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रखी है। क्या लिख रखी है, पहले से ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। दूसरी देखिएगा बेटा जिंक प्लस AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर यानी Ag प्रिसिपिटेट हो रहा है। तो अब बेटे ये यहाँ देखिए नाइट्रेट तो 1 है, यहाँ नाइट्रेट 2 है, जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर सिल्वर भी कितने हो जाएंगे, 2, यानी ये भी रिएक्शन क्या हो गया बेटा, बैलेंस्ड हो गई, बिल्कुल वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब किसी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट भी आप दे रखा है, क्या बोल रहा है, लेड अगर कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बनाएगा। तो आप बताइए लेड भी 1 है, बिल्कुल सही, कॉपर भी 1 है, Cl2 भी 2 है, तो ये पहले से ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। बैरियम क्लोराइड Na2Cl है ना, सोडियम सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट और NaCl। तो आप देखिए बैरियम भी 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 कर लीजिए, देखिए ये भी बैलेंस हो गई, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन को आसानी से बैलेंस करके उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो बेटे, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार जो क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, लगभग मैं देखूंगा तो पिछले 4-5 सालों से ये क्वेश्चन जो होता है अल्टरनेट बार पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है बेटा, पूछ रहा है वाई शुड, क्या बोला है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन, क्या बोला है, मैग्नीशियम रिबन, है ना, मैग्नीशियम रिबन, है ना, बी क्लीन्ड बिफोर
बी क्लीन बिफोर बर्निंग, ठीक है, बी बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको एयर में जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों बेटा साफ करते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले मैं तो आपको बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, बाद में मैं क्या करूंगा आपको बोल बोल के लिखा दूंगा, आप लिख लीजिएगा। आप सोचिए, मैग्नीशियम जो होता है ये बहुत बहुत रिएक्टिव मेटल है। क्यों, इसीलिए मैंने आपको क्या किया, मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए मैंने आपको पहले पीरियोडिक टेबल बता दी थी कि आपको रिएक्टिविटी मेटल के बारे में थोड़ी सी पता चल जाए। तो ये आपका जो मैग्नीशियम है वो बिलोंग करता है किस ग्रुप से, बिलोंग करता है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और एल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसलिए जो एयर में जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये उससे रिएक्ट करके एक थिन फिल्म बना लेते हैं या एक थिन लेयर चढ़ा लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, एक थिन लेयर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जम जाती है, जिससे जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बंद करते हो एयर में तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है वो नहीं जलती है ना, वो दोबारा से फर्दर, है ना, कह सकते हैं कंबशन उसका नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होती है वो एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है। क्या किसका काम करती है बेटा, इंसुलेटर का काम करती है। इस वजह से वो मैग्नीशियम रिबन अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है। तो गाइस इतनी बात समझ में आई। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग मैग्नीशियम को, है ना, या मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको एयर में बर्न करने से पहले हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, है ना, रबरिंग कर लेते हैं, जो आपका है ना, किसी भी रबरिंग का मतलब हो गया उसको साफ कर लेते हैं घिस के, किसी भी तरीके से क्या कर लें उसको साफ कर लेते हैं। किससे साफ कर सकते हैं, जैसे आपका सैंड पेपर होता है उससे अगर हम लोग रबरिंग कर लें तो उसकी जो ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो हट जाती है, जिससे मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो आसानी से एयर में जल सकता है ना, यानी बर्न कर सकता है। तो गाइस इसको किस तरह से आप समझे, आपने क्वेश्चन को समझा कि भाई मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम रिबन, वो ऑक्सीजन में बर्न करने से पहले साफ क्यों करते हैं। तो इसलिए साफ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है। किसकी थिन लेयर बन जाती है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि इंसुलेटर का काम करती है, जो कि मैग्नीशियम को अच्छी तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग नहीं होने देती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। तो गाइस आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है। अब इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिए। किस तरह से लिखेंगे मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। आप बोल सकते हो मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। पहले तो आप यही पॉइंट लिखिए, मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन एयर, in air, it combined with oxygen present in air, present in air to form a layer of, to form a layer of, to form a layer of magnesium oxide on the magnesium ribbon, on the magnesium ribbon. The layer of magnesium oxide, the layer of magnesium oxide should be removed by rubbing, should be removed by rubbing with a sandpaper, with a sandpaper, so that we can perform, so that we can perform the reaction with pure magnesium, the reaction with pure magnesium. Since magnesium oxide is a, since magnesium oxide is a thermal insulator, thermal insulator, the burning of magnesium ribbon, the burning of magnesium ribbon, the burning of magnesium ribbon does not occur smoothly, does not occur smoothly in the presence of, in the presence of a film, in the presence of a film of magnesium oxide on its surface, on its surface.
बिल्कुल सही, आपने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट इसमें और नीचे बिल्कुल लाइन पे लिख लीजिएगा, देयरफॉर मैग्नीशियम रिबन शुड बी, देयरफॉर मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर इन एयर, क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये सारे मैं न्यूमेरिकल्स इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका जो मैंने जितना अभी तक पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी था, जैसा मैंने आपको बताया है ना, ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये बाकी था कि मुझे आपको बताना था लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस। किसके बारे में बताना था, लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। भाई क्या क्या लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन की, उसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने क्या करा, आप बैलेंस करते थे, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते थे, अब आप क्या कर रहे हो, आप फाइनली आप क्या कर रहे हो, उसकी लिमिटेशन भी जान लीजिए। तो लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। मतलब जितनी भी जो आपकी केमिकल इक्वेशंस होती है वो कभी भी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को डिफाइन नहीं करती, जबकि मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस में उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में भी क्वेश्चंस आए थे तो मैंने कर दिए। ठीक है, इसलिए करवा दी ताकि आपको फिजिकल स्टेट के बारे में पता चल जाए कौन किस स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल इक्वेशन होती है इसके बारे में ये इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी थी, तो ये क्या थी बेटा, इनकी लिमिटेशन थी केमिकल इक्वेशन की। दूसरी लिमिटेशन क्या है बेटा, अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट वेदर द रिएक्शन अकर विद द इवॉल्व ऑफ गैस और सेपरेट आउट ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कोई भी केमिकल जो इक्वेशन थी वो ये इंडिकेट नहीं कर रही थी कि इसमें से जो गैस बन रही है वो इवॉल्व हो रही है या कौन सा जो एटम है या कौन सा मेटल है जो प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो ये दो इनकी क्या है, लिमिटेशन है। कभी पूछी जाए तो आप इनकी दो लिमिटेशन के बारे में आसानी से बता दीजिएगा। अब बात हम लोग किसकी बात करते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से इंप्रूवमेंट बाद में करे गए, तो देखिएगा कौन कौन से इंप्रूवमेंट करे गए, मैंने आपके सामने रख रखा है। पहला है बेटा, तो हम बोल सकते हैं द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटली बाय द यूज ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड साइन। जो बाद में उसमें कुछ सिंबल या साइन ऐड करे गए जिससे उसकी जो कह सकते हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो गया, और जब इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो काफी जो इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन होगी वो और कैरिड आउट कर लेगी। तो पहला था फिजिकल स्टेट ऑफ है ना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो आप फिजिकल स्टेट लिख सकते थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जैसे जिंक सॉलिड है H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में होता है, जिंक सल्फेट जो बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, और हाइड्रोजन गैस जो होगा वो लिबरेट करेगा। लिबरेट का जो साइन होता है वो अपर हेडर होता है, ठीक है, और जो प्रेसिपिटेट होता है उसका डाउन हेडर होता है। ठीक है, फिर सेकंड क्या बेटा, उसमें इंप्रूवमेंट उन्होंने किया, प्रिसिपिटेट ऑफ सॉलिड ड्यूरिंग द केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोई चीज प्रिसिपिटेट हो रही है तो आप उसे डाउनवर्ड के हैरो से उसको डिनोट कर सकते हो, जस्ट लाइक NaCl प्लस AgNO3 एक्वस, है ना। तो AgCl जो बना वो प्रिसिपिटेट होगा क्योंकि वो वाटर में जो है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो इसमें ज्यादा जो क्वांटिटी होती है AgCl की वो प्रिसिपिटेट हो जाती है, तो आप प्रिसिपिटेट का साइन लगा सकते हो। तो इससे आपको पता चलेगा जो प्रिसिपिटेट बन रहा है वो एक्चुअली में वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट जो कि जिसका एक्वा सोल्यूशन आपको मिल गया, क्योंकि ये सॉल्युबल इसलिए आप उसका एक्वा सोल्यूशन बोल दे रहे हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बाद में और ऐड करी गई। और जो थर्ड एंड लास्ट जो इंप्रूवमेंट किया गया था, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग द केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए किसी केमिकल इक्वेशन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप उसे कैसे पहचानोगे कि कौन सी गैस इवॉल्व हो गई है, कौन गैस बना और इवॉल्व हो गया, तो किस तरह से किस साइन से आप डिनोट करोगे, तो वो भी बताया गया कि मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन में किसी एसिड से कराओगे तो जाहिर सी बात है सॉल्ट, वाटर और CO2 निकलेगा, तो सॉल्ट निकलेगा तो एक्वा सॉल्यूशन में होगा, क्योंकि सॉल्ट जो बना है ये वाटर में डिजोल्व हो सकता है, इसलिए इसका एक्वा सॉल्यूशन हम लिख देंगे। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर अपने लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, और जब CO2 गैस फॉर्म में रहती है इसीलिए ये क्या कर जाएगी बेटा, इवॉल्व कर जाएगी। इसीलिए जो इवॉल्व का एरो होता है बेटा वो मैंने अपर हेडेड बना रखा है। क्या बना रखा है बेटा, अपर हेडेड। सो गाइस यहाँ पर मेरा वीडियो यानी पहला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।